नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी लोगों का ब्रजेश राज एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग प्राचीन इतिहास के प्रारंभिक वैदिक सभ्यता टॉपिक से 15 एमसीक्यू का डिस्कशन करेंगे जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। अतः बिना किसी देरी के हम क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, 1500 से 1500 ईसा पूर्व की 30 ऋग्वेद पांडुलिपियों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किस वर्ष शामिल किया गया था। ऑप्शन ए है 2008 में, ऑप्शन बी है 2005 में, ऑप्शन सी है 2009 में, ऑप्शन डी है 2007 में। चलिए आप सभी लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर हो जाएगा डी। ये कब किया गया था? 2007 में किया गया था। आइए हम कुछ इसका की पॉइंट्स देखते हैं। वर्ष 2007 में 30 ऋग्वेद पांडुलिपियों को यूनेस्को की स्मृति विश्व रजिस्टर में शामिल किया गया था। ऋग्वेद को 10 पुस्तकों में बांटा गया है जिसे मंडलायुक्त के नाम से जाना जाता है। यह किसी भी इंडो यूरोपियन भाषा में सबसे पुराना पाठ है। इसकी उत्पत्ति 1700 ईसा पूर्व की शुरुआत में हुई है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ऋग्वेद की अधिकांश सभ्यता किस नदी के पास स्थित थी। ऑप्शन पहला है नर्मदा, ऑप्शन दूसरा है सरस्वती, ऑप्शन तीसरा है गंगा, ऑप्शन चौथा है गोदावरी, ऑप्शन पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आप सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दूसरे का ऑप्शन हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, सरस्वती नदी के पास स्थित थी। चलिए हम इसका कुछ की पॉइंट्स देखते हैं। थोड़ा सा फॉन्ट को हम छोटा कर लेते हैं ताकि एडजस्ट हो सके। चलिए आइए, की पॉइंट्स है, अधिकांश ऋग्वेदिक सभ्यताएं सरस्वती के पास स्थित थी। ऋग्वेद में काबुल, स्वात, खुर्रम, गुमल, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज नदियों का भी उल्लेख है। ऋग्वेद के नदी स्तुति सूक्त में प्रशंसा को नदियों की प्रशंसा का स्रोत कहा जाता है। आइए हम देखते हैं नदियों के पुराने नाम। यहाँ पहला है ऋग्वैदिक नाम और इधर है आधुनिक नाम। तो इसमें देखते हैं, सिंधु का आधुनिक नाम है सिंधु, बितस्ता का आधुनिक नाम है झेलम, अस्किनी का आधुनिक नाम है चिनाब, परुशड़ी का आधुनिक नाम है रावी, बिपाशा आधुनिक नाम है ब्यास, सतुद्री आधुनिक नाम है सतलज। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये आप सभी लोग इसको याद कर लीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सेनानी, कुलाप, ग्रामणी मुख्य रूप से किस वेद में वर्णित पदाधिकारी हैं। ऑप्शन पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद, चौथा है अथर्ववेद। आइए आप सभी लोग बताइए। तो क्वेश्चन तीसरे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ऋग्वेद। आइए हम इसका कुछ की पॉइंट्स देखते हैं। ऋग्वेद वैदिक सभ्यता के सबसे पुराने, सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। यह मुख्य रूप से विभिन्न देवताओं को समर्पित स्रोतों का संग्रह है। ऋग्वेद में विभिन्न पदाधिकारियों का उल्लेख है, जैसे सेनापति, कुलाप, परिवार या कुल का मुखिया को कुलाप कहा जाता है, ग्राम के प्रमुख को ग्रामीणी कहा जाता था। ये भूमिकाएं वैदिक काल के सामाजिक और प्रशासनिक संगठन में महत्वपूर्ण थीं। ऋग्वेद प्राचीन वैदिक संस्कृत में लिखा गया है। इसमें 10 मंडल और 1028 स्रोत हैं। सेनानी शब्द वैदिक काल में युद्ध के दौरान सैनिकों का नेतृत्व और संगठन करने वाले सेनापतियों को संदर्भित करता है। कुलाप परिवार या कुल के मुखिया को दर्शाता है, जो पारिवारिक या कुल के क्रम परंपराओं में बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ग्रामीणी ग्राम प्रमुख के लिए उपयुक्त शब्द था, जो ग्राम प्रशासन और स्थानीय शासन का निरीक्षण करता था। वैदिक साहित्य वैदिक ग्रंथों को 4 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। प्रत्येक वैदिक अनुष्ठानों और ज्ञान प्रणाली में विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करता है। वैदिक समाज वैदिक काल के दौरान समाज को विभिन्न भूमिकाओं और जिम्मेदारियों में व्यवस्थित किया गया था, जिसमें एक स्पष्ट पदानुक्रम और श्रम का विभाजन था, जो ग्रंथ में वर्णित पदाधिकारियों में परिलक्षित होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी ऋग्वैदिक कालीन स्त्री ने युद्ध में भाग नहीं लिया था। पहला है वधियसी, दूसरा है विषपला, तीसरा है विश्ववारा, चौथा है शशि यसी। आप सभी लोग इसमें से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन होगा तीसरा। कौन सा होगा? तीसरा होगा, विश्ववारा युद्ध में भाग नहीं ली थी। आइए हम इसका कुछ की पॉइंट्स देखते हैं।
जो एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऋग्वेदिक काल के दौरान विश्ववारा ने युद्धों में भाग नहीं लिया। विश्ववारा को ऋग्वेद में एक महत्वपूर्ण महिला व्यक्ति के रूप में जाना जाता है, जो युद्ध के बजाय धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में अधिक केंद्रित थी। उनका उल्लेख ऋग्वेद में एक कवित्री और ऋषि के रूप में किया गया है, जो भजन और आध्यात्मिक ज्ञान का योगदान करती है। वध्यासी, विश्वपाला और शशियासी ने युद्धों में भाग लिया और युद्धों से संबंधित थी। वध्यासी को ऋग्वेद में एक महिला योद्धा के रूप में वर्णित किया गया है। विश्वपाला अपनी बहादुरी के लिए जानी जाती है और ऋग्वेद में एक योद्धा के रूप में उनका उल्लेख है, जिसने युद्ध में अपना पैर खो दिया था और उसे कृत्रिम अंग लगाया गया था, जिससे वह लड़ाई जारी रख सकी। शशियासी एक और महिला योद्धा है जिसका उल्लेख ऋग्वेद में है, जो युद्धों में अपनी भागीदारी के लिए जानी जाती है। चलिए अब हम कुछ इसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है, जो आप सभी लोग इसको देख लीजिएगा। ऋग्वेदिक समाज में महिलाओं की दशा कैसी थी, ये आप सभी लोग इसको देख लीजिएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण देवता था? पहला है अग्नि, दूसरा है पशुपतिनाथ, तीसरा है मारुत, चौथा है इंद्र। आप सभी लोग इसमें से बताइए कौन सा आर्यों का सबसे प्रमुख देवता था। तो कौन सा था? ये था इंद्र। तो विकल्प नंबर चौथा सही हो जाएगा। कौन से थे? इंद्र थे। आइए हम कुछ इसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। इन्फॉर्मेशन देखते हैं। इंद्र वैदिक आर्यों के सबसे प्रमुख देवता थे। उन्हें देवताओं का राजा माना जाता था। वे मुख्य रूप से वर्षा, गरज और युद्ध के देवता के रूप में जाने जाते थे। अक्सर युद्धों में विजय के लिए उनका आवाहन किया जाता था। ऋग्वेद में जो आर्यों के सबसे प्राचीन पवित्र ग्रंथों में से एक है, इंद्र का बार बार उल्लेख किया गया है। उनके लिए 250 से अधिक स्रोतों में समर्पित है। उन्होंने आर्य पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अक्सर सर्पवृत्त, जो सूखे का प्रतीक था, का वध करते हुए दिखाया गया है, जिससे जल निकलता है। ये बाकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसको आप सभी लोग देख लीजिएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र की प्राचीनतम घटना निम्नलिखित में से किस पाठ में मिलती है? पहला है भगवत गीता, दूसरा है अथर्ववेद, तीसरा है ऋग्वेद, चौथा है मनुस्मृति। चलिए आप सभी लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो किसमें मिलता है? ये मिलता है आपका ऋग्वेद में। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए आइए हम इसका कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। इसका की पॉइंट्स दिया है, गायत्री मंत्र को पहली बार ऋग्वेद में दर्ज किया गया था। लगभग 2500 से 3500 साल पहले संस्कृत में लिखा गया था। गायत्री मंत्र में 24 भाग होते हैं, जो 8 भागों में त्रिक के अंदर व्यवस्थित होते हैं। गायत्री मंत्र का जाप करने से न केवल जप करने वाला बल्कि सुनने वाला भी शुद्ध हो जाता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल से आता है। इस मंडल में मुख्य रूप से अग्नि और इंद्र के 62 भजन हैं। यह पारिवारिक पुस्तकों दूसरे और 7वें मंडल में से एक है, जो ऋग्वेद का सबसे पुराना मूल है। इस मंडल में एक गैर आर्य जनजाति की कत्स का भी उल्लेख है, जो अधिकांश विद्वानों का मानना है कि बिहार में मगध के पास कहीं का निवासी था। कुछ इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया गया है, जो आप सभी लोग इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हम 7वें पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है, पुरुष सूक्त किस वेद का सूक्त है? पहला है अथर्ववेद, दूसरा है ऋग्वेद, तीसरा है सामवेद, चौथा है यजुर्वेद। चलिए आप सभी लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7वें का ऑप्शन हो जाएगा दूसरा। इसमें है ऋग्वेद में है, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। चलिए इसका हम कुछ की पॉइंट्स देखते हैं। इसका की पॉइंट्स है कि पुरुष सूक्त ऋग्वेद का एक सूक्त है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त विवाह समारोह को दर्शाता है। कुछ इसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसको आप सभी लोग देख लीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, वैदिक श्लोकों के मुख्य संग्राहक डैश कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? पहला सूत्र कहलाते हैं, दूसरा पद कहलाते हैं, तीसरा संहिता कहलाते हैं, चौथा मुख कहलाते हैं। चलिए आप सभी लोग बताइए इसमें से क्या कहलाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आएगा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, संहिता। चलिए हम नेक्स्ट आइए हम इसका कुछ की पॉइंट्स देखते हैं। इसका की पॉइंट्स है, ऋग्वेद संहिता का सबसे पुराना विद्यमान भारतीय ग्रंथ है। यह 1028 वैदिक संस्कृत सूक्त है। इसमें कुल 10,600 छंदों का एक संग्रह है, जिसे 10 पुस्तकों संस्कृत मंडल में व्यवस्थित किया गया है। भजन एवं ऋग्वैदिक देवताओं को समर्पित है। संहिता कर्मकांडी ग्रंथ है और वे अनुष्ठानों के सामाजिक और धार्मिक महत्व की व्याख्या करते हैं। प्रत्येक संहिता में ब्राह्मण नामक ग्रंथ जोड़े गए हैं, जिनमें भजनों और अनुष्ठानों पर टिप्पणियां हैं। प्रत्येक ब्राह्मण में एक
आरण्यक वन पाठ और एक उपनिषद होता है। आरण्यक जंगलों में रहने वाले ऋषियों द्वारा गुप्त रूप से किए जाने वाले रहस्यमय अनुष्ठान निर्देश है। उपनिषद दार्शनिक पूछताछ से निपटते हैं। ये बाकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप सभी लोग इसको देख लीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, सामवेद को भारतीय में डैश के प्राथमिक स्रोतों में से एक माना जाता है। पहला है मुद्रा माना जाता है, दूसरा है कपड़ा डिजाइन, तीसरा है औषधि, चौथा है संगीत और कला। आप सभी लोग इसमें से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ये हो जाएगा चौथा ऑप्शन, संगीत और कला सही हो जाएगा। कौन सा होगा? संगीत और कला, चौथा नंबर आपका सही हो जाएगा। आइए हम कुछ इसका की पॉइंट्स देख लेते हैं। तो की पॉइंट्स हैं, सामवेद की उत्पत्ति सामन से हुई है, जिसका अर्थ है धुन। यह धुनों का एक संग्रह है। सामवेद मंत्रों की पुस्तक है जिसमें 1549 सूक्त थे। सभी सूक्त 75 को छोड़कर ध्रुपद से लिए गए थे। उदगात्री ने सोम यज्ञ में सामवेद के सूक्तों का पाठ किया था। यह वेद भारतीय संगीत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें ध्रुपद राग है। कुछ इसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है जिसको आप सभी लोग देख लीजिएगा। वीडियो को रोक करके देख लीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। ऋग्वेद के कई प्रसंगों में वर्णित अघन्या नाम का उल्लेख किसके लिए किया गया है? ऑप्शन पहला है पुजारी, दूसरा ऑप्शन है महिलाएं, तीसरा है गाय, चौथा है ब्राह्मण। आप सभी लोग इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यह होगा, अघन्या का अर्थ होता है न मारने योग्य जीव, प्राणी किसे कहते थे? अघन्या को। अघन्या किसे कहते थे? तो ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा गाय। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसका हम कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। इसका की पॉइंट्स है, अघन्या शब्द ऋग्वेद में गाय को संदर्भित करता है। ऋग्वेद 4 वेदों में से एक है। इसमें संस्कृत ऋचाएँ शामिल हैं। यह 4 वेदों पवित्र वेदों में सबसे पुराना है। इधर आइए हम देख, कला मंडल है, इसमें 191 सूक्ति हैं, 2006 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? 2006 मंत्र हैं। ऋषियों के नाम में हैं, मधुचंद हैं, मेधातिथि हैं, गौतम हैं और कई अन्य लोग हैं। दूसरे मंडल में 43 सूक्ति है, 429 मंत्र हैं। गृत समदा और उनका परिवार है। तीसरे मंडल में 62 सूक्ति है, 617 मंत्र हैं। विश्वामित्र ऋषि हैं और उनका परिवार है। चौथे मंडल में 58 सूक्ति है, 589 मंत्र हैं। वामदेव ऋषि हैं और उनका परिवार है। पाँचवें मंडल में 87 सूक्त है, 727 मंत्र है। अत्रि ऋषि हैं और उनका परिवार है। छठवें मंडल में 75 सूक्ति है, 765 मंत्र हैं। भरद्वाज ऋषि हैं और उनका परिवार है। सातवां मंडल में 104 सूक्ति हैं, 841 मंत्र हैं। वशिष्ठ और उनका परिवार है। आठवें मंडल में 103 सूक्ति हैं, 1716 मंत्र हैं। कर्व ऋषि हैं, अंगिरा ऋषि हैं और उनका परिवार है। नौवें मंडल में 114 सूक्ति है, 1108 मंत्र हैं। सोम देवता ऋषि हैं लेकिन विभिन्न और भी ऋषि हैं। 10वें मंडल में 191 सूक्ति हैं, 1754 मंत्र हैं। बिमदा ऋषि हैं, इंद्र हैं, सची हैं और अन्य ऋषि हैं। कुछ यहाँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया गया है जो आप सभी लोग देख लीजिएगा, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, ऋग्वेद की अधिकांश सभ्यताएं किस नदी के पास स्थित थी? ऑप्शन पहला है नर्मदा, दूसरा ऑप्शन है सरस्वती, तीसरा है गंगा, चौथा है गोदावरी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सरस्वती नदी सही हो जाएगा। आइए इसका हम कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। अधिकांश ऋग्वेद सभ्यता सरस्वती के पास स्थित थी। इसमें काबुल, स्वात, खुर्रम, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज नदियों का भी उल्लेख है। हमको लग रहा है यह रिपीट हो गया है क्वेश्चन। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रारंभिक वैदिक काल में डैश को सबसे मूल्यवान संपत्ति माना जाता था? पहला ऑप्शन है भूमि, दूसरा है सोना, तीसरा है मवेशी, चौथा है चांदी। चलिए आप सभी लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का क्या हो जाएगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा संपत्ति माना जाता था सबसे मूल्यवान। किसको? मवेशी को माना जाता था। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम कुछ इसका की पॉइंट्स देख लेते हैं। 1500 ईसा पूर्व और 600 ईसा पूर्व के बीच की अवधि को निम्न में विभाजित किया जा सकता है। 1500 ईसा पूर्व और 1000 ईसा पूर्व ये प्रारंभिक वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल कहलाता है।
1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। ऋग्वैदिक काल के दौरान आर्य ज़्यादातर सिंधु क्षेत्र तक ही सीमित थे। ऋग्वेद में सप्त सिंधु और 7 नदियों की भूमि का उल्लेख है। इसमें सिंधु और सरस्वती के साथ पंजाब की 5 नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज शामिल हैं। वेद शब्द विद धातु से बना है, जिसका अर्थ जानना होता है। दूसरे शब्दों में वेद श्रेष्ठ ज्ञान का प्रतीक है। ऋग्वेदिक आर्य पशुपालक थे, उनका व्यवसाय पशुपालन था। उनकी संपत्ति का अनुमान उनके मवेशियों के संदर्भ में लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान 2 विधानसभाएं क्या थी? पहला समिति और दूसरा क्या था? सभा। तीसरा था समिति और सभा, चौथा न तो पहला और न ही दूसरा। चलिए आप सभी लोग बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा, ये आपका समिति भी था और सभा भी था। तो क्वेश्चन नंबर आपका ये तीसरा सही हो जाएगा। चलिए हम इसका कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। वैदिक काल वैदिक युग के 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच यह अगली प्रमुख सभ्यता जो 400 पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद प्राचीन भारत में हुई थी। राजन के नाम से जाने वाले राजा के साथ सरकार का राजशाही रूप पितृसत्तात्मक परिवार था। ऋग्वैदिक काल में जन सबसे बड़ी सामाजिक इकाई थी। सामाजिक समूहीकरण में पहले कुल था जो परिवार कहलाता था, उसके बाद ग्राम कहलाते थे, उसके बाद वंश कहलाते थे, उसके बाद जन कहलाते थे। जनजातीय सभाओं को सभा और समितियां कहा जाता था। आदिवासी राज्यों के उदाहरण भरत, मत्स्य, यदु और पुरु हैं। सभा प्रारंभिक ऋग्वेद काल का दोनों विधानसभाओं को दर्शाती है। महिलाएं भी इस सभा में शामिल होती थी और उन्हें सभावती कहा जाता था। आप सभी लोग इसको देख लीजिएगा। बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14वां है कि वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा संचित क्षेत्र है। 7 नदियों में से एक नदी झेलम है। इसका प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन पहला है अस्किनी, दूसरा है परुसड़ी, तीसरा है विपाशा, चौथा है वितस्ता। चलिए आप सभी लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो किस नदी को झेलम कहा जाता था? तो किसको कहा जाता था झेलम? तो इसका हो जाएगा वितस्ता को कहा जाता था। किसको? वितस्ता को। क्वेश्चन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए आइए हम इसका कुछ की पॉइंट्स देखते हैं। वितस्ता या झेलम नदी पंजाब क्षेत्र से बहने वाली 5 नदियों में से एक है और 5 नदियों में से सबसे पश्चिमी है। यह हिमालय के वेरीनाग झरने से निकलती है और पाकिस्तान में प्रवेश करने और चिनाब नदी में मिलने से पहले कश्मीर की घाटी से होकर बहती है। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसको आप सभी लोग देख लीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि प्रारंभिक वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर 10 राज्य युद्ध लड़ा गया था? ऑप्शन पहला है सरस्वती, दूसरा है द्वसदशी, तीसरा है परुसड़ी, चौथा है सतुद्री। चलिए आप बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका हो जाएगा परुसड़ी नदी के किनारे लड़ा गया था। तो आप कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा परुसड़ी। युद्ध वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच विवाद के कारण छिड़ा था। विश्वामित्र ने 10 जनजातियों के समूह का समर्थन किया था, जिनमें से 5 आर्य थे और 5 अनार्य थे। युद्ध एक ओर भारत और दूसरी ओर 10 जनजातियों के समूह के बीच लड़ा गया था। इसमें भारत की विजय हुई और उन्होंने इस क्षेत्र पर अपना वर्चस्व स्थापित किया। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।